हाँ जी, सभी को नमस्कार। स्वीकृति बराबर सुख बराबर व्यवस्था को समझना। समझने का मतलब है जीना, जीने का मतलब है समझाना, इसका मतलब है समाधान, इसका मतलब है सुख। और ये नहीं है तो समस्या बराबर दुख। ये सुख का डेरिवेशन हमने देखा। तो यदि अब सुखी होना है तो क्या समझना है, क्या क्या सामने आ गया। तो सुखी होना है तो एक व्यवस्था नाम की चीज की हमारी क्लैरिटी होने की आवश्यकता है, क्योंकि हम सभी जगह व्यवस्था को चाहते हैं। मेरा मन व्यवस्थित हो, मेरा शरीर व्यवस्थित हो, मेरा परिवार व्यवस्थित हो, मेरा समाज व्यवस्थित हो और ये धरती व्यवस्थित हो। फिर समझना को भी समझने की जरूरत है। समझ किसको बोल रहे हैं, है ना। तो मैं 2-3 लाइन में इसको पूरा कर देता हूं ताकि ये पूरा हो जाए, इस पे हम समाधान की बात। तो समझ की थोड़ी बात कर लेते हैं कि समझ किसको बोल रहे हैं। समझ किसको बोल रहे हैं, तो ये कह रहे हैं कि जो जैसा है उसे वैसा ही जानना, इसका नाम समझ है। जो जैसा है उसको वैसा ही जानना, तो इसका मतलब क्या हुआ। हाँ, इसका मतलब यदि एटम जैसा है वैसा ही है, हम समझे तो ठीक, जाने तो ठीक, माने तो ठीक, नहीं माने तो ठीक। हमारे जानने या ना मानने से एटम की वर्किंग पे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई ईश्वर नाम की चीज है तो है, नहीं है तो नहीं है। हमारे मान लेने से बनता नहीं और नहीं मानने से बिगड़ता नहीं। तो एक बात ये समझ में आ गई, मैंने पहले भी कहने की कोशिश की है कि मानव में कल्पनाशीलता है, मानव में कर्म स्वतंत्रता है और अस्तित्व अपने आप में समझने के लिए प्रस्ताव है। इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो मानव में जो कल्पनाशीलता है उससे एग्जिस्टेंस को समझ पाना, यही सारा प्रयास, तमाम धर्म, फिलॉसफी, तमाम साधनाएं, शिक्षा, रिसर्च, हम सब इतना ही काम कर रहे हैं कि कल्पनाशीलता से एग्जिस्टेंशियल रियलिटी को, एग्जिस्टेंस को समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये पूरा एग्जिस्टेंस एक है कि अलग अलग है, ये किसी एक ही नियम से काम करता होगा, है ना। इसको हम अपने अपने तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसमें शब्दों के नाम अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन यदि क्रिया के रूप में देखेंगे तो एटम एटम है। जैसे महाराष्ट्र में जब मैं जाता हूं तो परमाणु को वो अणु बोलते हैं। तो ये ध्यान रखना पड़ता है कि जब मेरी महाराष्ट्र में शिविर कर रहे हैं तो वो परमाणु को अणु बोलते हैं, तो वो ध्यान रखना पड़ता है। तो इसका मतलब है एटम जैसा होगा वैसा ही होगा कि अलग अलग होगा। तो हम दो बातें सुनते हैं कि जैसी दृष्टि, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। ये ठीक है कि जैसी सृष्टि वैसी दृष्टि। यदि जैसा है उसको वैसा समझना है तो कौन सा ठीक है। आप उसको आइडियली क्यों बोल देते हो, मेरे को ये समझ में नहीं आता। ऐसा बोलो प्रैक्टिकली ये ठीक है। आदर्श का मतलब है जो सुनने में अच्छा लगे, प्रैक्टिसेबल ना हो, इसका नाम आइडियल है। हम ये कह रहे हैं कि व्यवहारिक यही है। तो इसका मतलब है जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि का मतलब है इसमें दोनों ऑप्शन है। आपकी दृष्टि यदि पूर्ण है तो आप सही भी देख सकते हो, और आपकी दृष्टि अपूर्ण है तो आप दृष्टि को अपूर्ण देखो। इसका मतलब है सृष्टि के अनुरूप दृष्टि हो जाए, इसका नाम शिक्षा है। जिसकी हो गई है उसका नाम शिक्षक है, क्योंकि सृष्टि निश्चित है, वो निश्चित नियम के साथ है। इससे ये समझ में आया कि सत्य एक है। पहले भी अपन चर्चा किए, यदि हम किसी चीज को पूरा नहीं देखते हैं तो हम अनेक प्रकार से उसको बोल सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि एटम के 6 मॉडल, यदि फाइनल मॉडल आ गया तो फिर वो बदलेगा कि नहीं बदलेगा। तो कोई चीज कब तक बदलती है, जब तक हम उसको पूर्णतया नहीं देख पाते हैं। अब 1+1 2 होता है, ये बदलेगा, ये नहीं बदलेगा, क्योंकि इसमें पूर्णता को पा लिया। तो पूर्ण की परिभाषा है कि जिसकी निरंतरता है उसी की पूर्णता है। निरंतरता ही पूर्णता है। जिसमें ना कुछ जोड़ा जा सकता है ना घटाया जा सकता है, वो अपने आप में पूर्ण है। तो 1+1 2 ही होता है, ना इसमें कुछ कम कर सकते हैं ना ज्यादा कर सकते हैं। ये शाश्वत है, हमेशा है ना, इसमें कुछ नहीं हो सकता है। तो एटम के 6 मॉडल हमने देख लिए, 7वां भी आ सकता है।
कब तक आता रहेगा? जब तक जैसा है वैसा नहीं देखा। और एक बार जैसा है वैसा देख लिया, उसके बाद क्या होगा? वो स्थिर हो जाएगा, उसकी निरंतरता हो जाएगी। तो ये बात समझ में आए। और जब तक पूरा है तब तक कुछ ना कुछ आता ही रहेगा। और जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा है, उन सच्चाइयों को बेहतर देख पा रहा है और इसको देख पाने के प्रयास में लगातार आगे बढ़ रहा है। सुविधा पक्ष में, जड़ पक्ष में हमने फिर भी काफी सारी सच्चाइयों को किसी हद तक देख लिया। चैतन्य पक्ष, मानव पक्ष अभी तक अछूता है, मानव पे हाथ नहीं रख पा रहे। यहाँ लगभग हम खड़े हैं। तो अब ये कह रहे हैं, तो यदि किसी रियलिटी को हमने पूरा देख लिया तो फिर वो एक ही है। मैंने एग्जाम्पल भी लिया था, एक मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को एक बार इंटरनेट पे कई लाख लोग एक बार अटेम्प्ट कर सकते हैं। जिनका आंसर ठीक होगा उनका आंसर एक होगा कि अलग अलग होगा, और जिनका आंसर गलत होगा उनका एक होगा कि अलग अलग होगा। इसलिए सूत्र क्या निकला? मानव जाति सही में एक और गलती में अनेक है। नहीं नहीं, आप भी ठीक हो मैं भी ठीक हूं, यार फिर झगड़ा क्यों कर रहे थे, है ना? नहीं नहीं, सब कुछ ठीक होता है, कुछ भी ठीक गलत नहीं होता है। तो जाओ, ठीक गलत नहीं होता तो रह लो एक छत के नीचे। इसका मतलब है कि सही गलत का मतलब अस्तित्व सहज कोई बात होगी, उसको धीरे धीरे पकड़। जब मैं कुछ कहता हूं तो आपकी कंडीशनिंग में कुछ ना कुछ अटकता होगा। शब्द की सीमा है, मेरे भी कहने की सीमा है, आपके भी सुनने की सीमा है। धीरे धीरे हम उस सीमा को क्रॉस करेंगे। तो फाइनली क्या निकला? मानव जाति सही में एक और गलती में अनेक है। गलती में अनेक है, इसलिए समझ एक और मान्यताएं अनेक। समझ एक, मान्यताएं अनेक, कंडीशनिंग अनेक हो सकती है। कोई कहता है ना ब्रह्मा जी की टुंडी से सृष्टि पैदा हुई, कोई कहता है वो सेब खा लिया था उससे पैदा हुई, कोई कहता है कुछ और कर लिया था उससे पैदा हुई। तमाम तरह की थ्योरीज दुनिया में उठा के देखेंगे तो कई प्रकार की थ्योरीज मिलेंगी, है ना? हम लॉजिकली सारी थ्योरीज को जस्टिफाई कर सकें, देख सकें, तो बहुत खुले मन से मैं कहता हूं। देखो, अब मैं ये भी कहना चाहता हूं कि जब आदमी गुफा में था तो वो हिंदू था कि मुस्लिम था, जैन था कि बौद्ध था? जब आदमी गुफा में था, है ना, तो जैन था, बौद्ध था, हिंदू था, मुस्लिम था, ईसाई था, क्या था? है ना, उसको मानव ही था। बाद में जितने भी तमाम लोग आए जिन्होंने वक्त के आगे सोचा, मानव को बेहतर जीने का रास्ता बताया, जहां खड़ा था उससे आगे जीने का रास्ता बताया, उसी को हमने जैन कहा, बौद्ध कहा, सिख कहा, ईसाई कहा, बहुत सारे रास्ते बताए। उससे चल के आज हम आदिम युग से निकल के आज हम एक अच्छी जगह तक पहुंचे हैं, जहां मानव मानव में समानता की अपेक्षा करते हैं, जहां पूरा विश्व की वसुधैव कुटुंबकम की अपेक्षा करते हैं। काफी कुछ दूर निकल के आए हैं, लेकिन फिर भी यात्रा शेष है। जो यात्रा शेष है उसको पूरा करना और उसको शिक्षा के माध्यम से पूरा कर सके, तो मेरे को लगता है इससे प्रभावशाली और कोई तरीका नहीं हो सकता। तो एक तो बात मैंने कहने की कोशिश की कि समझ, अभी तक हम समझ के रूप में क्या बोलते आए? इसका मतलब कंडीशनिंग अलग अलग है। बच्चों की अपनी कंडीशनिंग है, हमारी अपनी कंडीशनिंग है। समझ कुछ और आगे की बात है, समझ होती तो बात कुछ और होती, है ना? हम ऐसे जूझते हुए दिखाई ना देते। तो हमारी कंडीशनिंग अलग अलग है। तो देश काल परिस्थिति के अनुसार कंडीशनिंग अलग अलग होती रहती है। पहले कुछ और तरह की समस्याएं थी, वो समस्याएं खत्म हो गई। आज कुछ और तरह की समस्याएं हैं। पहले एक प्रकार की कोई अच्छाइयां थी, आज भी कोई दूसरे प्रकार की अच्छाइयां मौजूद है। यदि बहुत पॉजिटिवली कहेंगे, आज का दिन मानव जाति का इस प्लेनेट पे सबसे स्वर्ण काल है, सबसे बेहतर जगह है, जहां मानव मानव की समानता, एक आदमी के व्यक्तिगत अधिकार का जितना सम्मान आज हुआ है, आज से पहले इस प्लेनेट पे कभी नहीं था। तो हम निरंतर आगे ही बढ़ रहे हैं, कोई खराब दिन नहीं आए। और पूरे प्लेनेट और सब कुछ को देखोगे, ये अपने आप में कैसा दिखाई देता है? ये व्यवस्थित स्वरूप है कि कोई अव्यवस्था है? व्यवस्था है। तो ये यदि व्यवस्था है, तो यदि कोई निश्चित व्यवस्था है जिसके काम करने का एक निश्चित स्वरूप है, उसके काम करने का एक निश्चित मैकेनिज्म है, तो उसकी जो समझ है कि फाइनली ये व्यवस्था है तो क्या है, ये व्यवस्था है तो कहां से आ गई, ये व्यवस्था है तो कैसे काम करता है, इसमें जो कुछ भी है वो जैसा है वैसा क्यों है, इसके बारे में जो समझ है। जैसे एक हमारी समझ है कि मशीन कैसे काम करती है, तो इसकी बात हम नहीं कर रहे। तो एक मशीन कई तरीके से काम कर सकती है। तो एग्जिस्टेंस एज ए होल, यदि मैं दूसरी बात कहूं कि एग्जिस्टेंस में हर इकाई के होने का कोई पर्पस है और वो यूनिवर्सल है,
जैसे नीम के होने का कोई पर्पज है, आम के होने का कोई पर्पज है, शेर के होने का कोई पर्पज है। जो कुछ भी एंटिटीज नेचर में है उसका ऑर्डर एज ए होल में कोई निश्चित रोल है और वो आपस में एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करता है, जिससे कि वो सारी व्यवस्था अपने आप में एक व्यवस्था के स्वरूप में बनी रहती है। जब हम उसको समझने, जैसे मानव का शरीर एक व्यवस्था है, मानव का शरीर एक व्यवस्था है, एटम अपने आप में एक व्यवस्था है, सेल अपने आप में एक व्यवस्था है। तो ये जो व्यवस्था की फंडामेंटल एंटिटीज हैं, जितना भी जड़ संसार है उसकी फंडामेंटल एंटिटी एटम है। जितना भी कोशिका से बनी हुई रचनाएं हैं उसकी फंडामेंटल एंटिटी सेल है। ठीक है, जितना भी समाज है उसकी फंडामेंटल एंटिटी मानव है। तो ये मानव, सेल, एटम और फिर एज ए होल, ये अपने आप में एक लार्जर सिस्टम है। तो ये जैसे काम कर रहा है, इसका कोई काम करने का नियम है, इसकी कोई समझ है। फाइनली सुख क्या है? तो ये कह रहे हैं कि व्यवस्था को समझना। अब ये व्यवस्था को मैंने लिख तो दिया था ऊपर, दोबारा क्यों लिखा? अब हमारा काम इतना ही है कि ये व्यवस्था को समझना। तो व्यवस्था किसको बोल रहे हैं? हमने समझ को समझा और अभी व्यवस्था को समझने की बात हम करते हैं। मानव को मानव इसलिए कहा कि वो बेसिकली मन से संचालित है, इसलिए उसका नाम मानव है। मानव को मानव क्यों बोलते हैं? क्योंकि बेसिकली वो मन से किसी भी, कोई भी व्यक्ति, चाहे भ्रमित मानव है कि जागृत मानव है, शरीर को चलाने वाली चीज मन ही है। मन ही शरीर को चलाता है ना, इसलिए उसका नाम मिनिमम, वो मानव मिनिमम मन के लेवल पे ऑपरेट करता ही है, इसलिए उसका नाम मानव है। मानव को एक संज्ञा व्यक्ति है। व्यक्ति, मानव को व्यक्ति क्यों बोलते हैं? व्यक्त कर, तो संपूर्ण को समझकर व्यक्त करने में समर्थ इकाई है, इसलिए उसका एक नाम व्यक्ति है। पूरी कायनात को समझने की ताकत मानव में है। वो समझ ही नहीं सकता है, उसको व्यक्त भी कर सकता है, और व्यक्त करने का प्रमाण है कि दूसरा भी समझ लेता है, वो अपनी समझ को मल्टीप्लाई करता है। पूरी नेचर में देखेंगे तो हर चीज अपने आप को मल्टीप्लाई कर रही है। एक पेड़ पौधा बीज के थ्रू अपने आप को मल्टीप्लाई करता है, पशु पक्षी वंश के थ्रू अपने आप को मल्टीप्लाई करता है, परमाणु जो मटेरियल है वो अपने होने के स्वरूप को बनाए रखता है, उसको नष्ट नहीं किया जा सकता है। कुछ भी कर लो, परमाणु के रूप में एंटिटी रहेगी, उसको खत्म नहीं किया जा सकता है, ऐसा हम जानते ही हैं। मानव ने भी मल्टीप्लाई करने की कोशिश की है। क्या मल्टीप्लाई किया? शरीर मल्टीप्लाई किया। शरीर तो पशु भी मल्टीप्लाई कर रहा था, इसलिए ये अधूरा हो गया। क्या मानव को मल्टीप्लाई करके तृप्ति मिलेगी? मानव जब तक आचरण को मल्टीप्लाई नहीं करेगा, तो सही अर्थों में मानव किसी आचरण को मल्टीप्लाई करता है। मानव में जो कल्पनाशीलता है, जो समझने की ताकत है, एग्जिस्टेंस को जैसा है वैसा समझ पाना, संसार क्या है, मैं क्या हूं, करना क्या है, इसको समझना, इस खुशबू के साथ जीना, इस खुशबू को मल्टीप्लाई करना, ये मानव होने की महिमा है। तो अभी हम कैसे हैं? हम आकार से मानव हैं कि आचरण से मानव? आकार से मानव हैं, आचरण से मानव होना विशेष है, क्योंकि हमने जिंदा रहने को जीना माना है। जीने का स्वरूप हमारे पास नहीं है। एक रिश्ता गिला शिकवा शिकायत से मुक्त नहीं है। इस बात का प्रमाण है कि हमारी आदमी के बारे समझ नहीं बनी। तो इसलिए हम मानव हैं, व्यक्ति होना विशेष है, यदि शब्द की परिभाषा से जाएंगे तो। मानव है, मानव का मिनिमम क्वालिफिकेशन है कि वो किसी चीज को मानता है, उसमें मानने का काम होता है। देखिए, ये मानने का काम पशु में भी होता है। पशु भी अपने नाम से आता है, हम भी अपने नाम से अपने नाम को पहचानते हैं। हम सभी अपने नाम को पहचानते हैं, अपने नाम से अपने संबोधन को पहचानते हैं, उसके आधार पे हम रिस्पॉन्ड करते हैं। उसके पास मानने के लिए बहुत छोटा एंगल है, हमारे पास मानने के लिए बहुत बड़ा एंगल है ना। हम पूरी एक थॉट प्रोसेस को लेके चलते हैं। तो मानव में मानने की क्रिया है। जैसा एक मानव मानता है, उसको ठीक समझता है इसलिए मानता है, वो उसके लिए सुखकारी है इसलिए मानता है, उसके लाभ का है इसलिए मानता है। जैसा वो मानता है वैसा ही दूसरे को मनाना भी चाहता है। यहां से नियंत्रण शुरू होता है।
मानव मानव पे नियंत्रण पाना चाहता है, क्योंकि जिसको वो ठीक मानता है उसको दूसरे से भी मनवाना चाहता है। चाहे हम माँ बाप के रूप में करें, टीचर्स के रूप में करें, धर्म गुरुओं के रूप में करें, पॉलिटिकल लोगों के रूप में करें, और हम अधिकारी के रूप में करें, हम किसी भी जगह में हो, जिस चीज को हम ठीक मानते हैं, जो हमारे अधिकार क्षेत्र में होता है, उसको दूसरे को मनवाने की कोशिश करते हैं, और यहां से नियंत्रण शुरू होता है। तो मानव को मनाने के, मानने के और मनाने के, तो बेसिकली मानना दो तरह का होता है। एक है बिना जाने मानना, बिना जाने मानना। दूसरा मानना है जानकर मानना। दो तरह का मानना होता है। जो बिना जाने मानना होता है, ये तीन तरीके से होता है। कभी मैं किसी चीज को भय से मानता हूं, कभी मैं किसी चीज को प्रलोभन, टेम्पटेशन से मानता हूं, कभी मैं किसी चीज को आस्था से मानता हूं। एक शब्द आता है जानकर मानना, से विश्वास होता है। जानकर मानना का नाम विश्वास है, बिना जाने अच्छी चीजों को मानने का नाम आस्था है। तो एक मानव को देखें तो कभी वो अपने आप को भय से मनाता है, कभी प्रलोभन से मनाता है, कभी आस्था से मनाता है। ठीक हो गया? लॉजिक कहां आएगा? आजकल लॉजिक की बहुत बात होती है। वो लॉजिक कभी प्रलोभन के लिए ज्यादा यूज हो जाता है। फाइनली मैं जिस चीज को मैं मानना चाहता हूं, है ना, वो कभी आस्था के लिए यूज होगा, कभी प्रलोभन के लिए यूज होगा, कभी भय के लिए यूज होगा। फाइनली इसी बीच में घूमता है। हाँ जी। या फिर किसी मशीन के बारे, किसी चीज को हम पहचान लेते हैं, वो थोड़ा सा एक एरिया थोड़ा सा और अलग हो जाता है, लेकिन उसको यूज हम फाइनली जब जिंदगी में करते हैं, सारा पैसा कमा के यूज कहाँ करते हैं उस पैसे को? हम जिनको अपना मानते हैं, परिवार के लिए और सबके लिए, सारी ताकत हमारी फिर उसी, तो वो भी सारा फाइनली इधर ही आके समर्पित होता है। एक मानव जब दूसरे मानव को मनाता है, एक परिवार में एक मानव जब अपने परिवार के दूसरे लोगों को किसी बात को मनाता है, तो कैसे मनाता है? प्रलोभन, आस्था वाला भाग ज्यादा था, माँ बाप के प्रति आस्था, और है ना, और भय वाला भाग से ऑपरेट ज्यादा होते थे। समाज में यदि देखें तो हम एक दूसरे को कैसे मना रहे होते हैं? तीनों ही यूज होंगे, कभी भय से, कभी प्रलोभन से, कभी आस्था से, तीनों ही यूज होते हैं। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। यदि व्यापार को देखें तो हम एक दूसरे को कैसे मना रहे हैं? प्रलोभन। तो व्यापार को देखें तो वो प्रलोभन प्रधान है। प्रलोभन मेरा पूरा हो जाए उसके लिए हनुमान जी की पूजा, प्रलोभन पूरा नहीं होगा उसके लिए भय। तो बेसिकली जो कंट्रोलिंग फैक्टर है वो प्रलोभन पे है, बाकी दोनों उसके लिए सपोर्टिंग चीजें हैं। अब यदि शिक्षा की बात करें, शिक्षा में हम देखें कि कंट्रोलिंग फैक्टर क्या है सब चीज के लिए, पूरी एजुकेशन को क्या चीज कंट्रोल कर रही है? प्रलोभन, पैकेज। कौन सी अच्छी एजुकेशन है जिससे पैकेज अच्छा मिलेगा, बस, और कोई चीज नहीं है। और कौन सी जॉब अच्छी है जिसमें सैलरी अच्छी मिलेगी। मतलब स्कूल कॉलेज चलाने वाले के लिए भी, और टीचर के लिए भी, और बच्चे के लिए भी, मासेस में इन जनरल हम देखें, और ये बढ़ता हुआ दिखाई देता है कि घटता हुआ दिखाई देता है। इसलिए पता चले कि शिक्षा एक व्यापार ही है। इसलिए आप बहुत परेशान मत होइए कि शिक्षा का व्यवसायीकरण हो गया। ये शिक्षा व्यवसाय के लिए ही है, क्योंकि जिंदा रहने की शिक्षा है। वर्तमान शिक्षा जिंदा रहने की ही शिक्षा है, इसलिए इसका व्यवसायीकरण हो गया। कोई खास बात नहीं थी, क्योंकि बेसिकली व्यवसाय इसमें कमाने खाने के लिए आदमी कुछ सीखेगा। तो शिक्षा में देखें तो मूल चीज एक ही है, पैकेज। और आदमी के सम्मान का भी आधार क्या है? पैकेज। तो घूम फिर के यदि आपको पैकेज मिलता है तो आप बढ़िया काम करते हो। बड़ा पैकेज जितना मिलता है उतने आप
आप योग्य व्यक्ति हो। यदि उस तरह से आप देखोगे तो व्यापार मानव की लोभ वृत्ति का ध्रुवीकरण है। अब और क्या बचा? न्याय। हमारा न्याय क्या है? दंड संहिता है, भय से नियंत्रित है। कोर्ट की बात क्यों माननी पड़ती है? क्योंकि पुलिस उसके नियंत्रण में है। भय फिर बेसिकली भय से नियंत्रित है, भय के साथ सिर्फ दोनों फैक्टर काम करेंगे। और क्या बचा? हमारा पॉलिटिकल सिस्टम, हमारा शासन कैसे काम करता है? भय उसके साथ बाकी दोनों है ही। हमारा स्वास्थ्य कैसे काम करता है? वो प्रलोभन की तरफ चला गया। जब से कॉर्पोरेट कल्चर आया, सीनियर डॉक्टर का जूनियर डॉक्टर बहुत सम्मान करता था। कॉर्पोरेट कल्चर आते ही जो जितना बिजनेस लाएगा उसका सम्मान है। अब जूनियर डॉक्टर ज्यादा बिजनेस ले आया, तो वो आपस में जो कंसल्ट करके सही निष्कर्ष तक पहुंचते थे उसमें भी प्रॉब्लम खड़ी हो गई। तो बेसिकली सारी चीजें प्रलोभन की तरफ निकल गई। आज मेडिकल प्रोफेशन में ये डिबेट जारी है, इथिक्स का क्या होगा। तो इथिक्स की प्रॉब्लम, प्रोफेशनल इथिक्स का सवाल सभी जगह खड़ा होता हुआ दिखाई देता है। इन सारी बातों को देखते हैं तब क्या समझ में आ रहा है? देखो अब ये सोचने लगे, इससे ये समझ में आया कि एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर, एग्जिस्टिंग मानसिक सॉफ्टवेयर पूरे वर्ल्ड का इतना ही है। हमको ये समझने की जरूरत है कि हमारे पूरे सिस्टम, हमारी पूरी व्यवस्थाएं किधर जा रही हैं और कहां उनको बदलने की जरूरत है। मेरा भाव और विचार हमेशा के लिए सुखदायी हो जाए, ऐसा मैं अपने आप को भय से, प्रलोभन से, आस्था से नियंत्रित कर पाया? नहीं कर पाया। क्योंकि भय, प्रलोभन, आस्था कौन है? मैं हूं कि मुझसे कोई दूसरा है? मुझसे कोई दूसरा है। आस्था मुझसे कोई दूसरा है ना, भय मुझसे कोई दूसरा है। कोई दूसरी चीज मेरे भाव और विचार को नियंत्रित कर देगी, कोई दूसरी चीज नियंत्रित करेगी कि मैं स्वयं नियंत्रित कर पाऊंगा? दूसरी नहीं कर सकती है। इसलिए कोई भी भय, प्रलोभन, आस्था एक व्यक्ति के विचार को हमेशा के लिए स्टेबल स्टेट ऑफ माइंड में ला दे, ये संभव नहीं है। हम बहुत अनियंत्रित होने की बजाय थोड़े नियंत्रित दिख सकते हैं। मेरे अंदर तो सब उठपटांग चलता है, पर मैं व्यवहार में ऐसा कोई काम नहीं करता हूं जो असामाजिक हो, पर मेरे विचार में तो चलता है ना। विचार से मुक्त हो जाएंगे ऐसी ताकत हमारे पास नहीं है। एक लिमिटेशन समझ में आया कि भय, प्रलोभन, आस्था से मैं बाहर में उठपटांग नहीं करूंगा, लेकिन मेरे विचार में तो अव्यवस्था चलती है, वो तो मैं नहीं रोक पाता हूं। एक लेवल पे पता चला। अब जितना पावरफुली मैं स्वयं को भय से, प्रलोभन से, आस्था से नियंत्रित कर पाता हूं, क्या उतना ही पावरफुली दूसरे को नियंत्रित कर सकता हूं? तो दूसरा माने नहीं माने उसकी मौज है। इसका मतलब यह हुआ कि मैं दूसरे को उतना पावरफुली नियंत्रित नहीं कर सकता हूं। इसका ही प्रमाण है कि परिवार में एक व्यक्ति की क्वालिटी बहुत ऊंची मिल जाएगी, लेकिन पूरे परिवार को एवरेज किया जाए तो क्वालिटी उस एक व्यक्ति से नीचे आएगी कि उससे ऊपर जाएगी? पूरे परिवार की क्वालिटी नीचे है, उसमें कोई एक व्यक्ति हो सकता है जिसकी क्वालिटी थोड़ी सी ऊंची होगी। अब हम समाज में आ जाते हैं। जब परिवार में हम एक दूसरे को नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं, जहां हम सब कुछ एक दूसरे के लिए है, सब लोगों को नियंत्रित कर पाएंगे? इसलिए समाज की क्वालिटी परिवार की तुलना में और नीचे मिलेगी। जितना ये मास बढ़ते जा रहा है उतना ही क्वालिटी नीचे आती जा रही है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, हमारे शिक्षा तंत्र के प्रति, न्याय के प्रति, शासन के प्रति, पुलिस के प्रति जनमानस का विश्वास बढ़ता हुआ दिखाई देता है कि घटता हुआ दिखाई देता है? आने वाले 20 सालों में और बढ़ेगा कि घटेगा? यदि हम नहीं संभले तो घटने की ओर ही जाने वाला है, कुछ भी टिक नहीं रहा है। तो इसका मतलब यह हुआ कि वक्त के साथ साथ जिन चीजों को हम बहुत बड़ा मानते थे, जैसे जैसे सच्चाई सामने आ रही है वो चीजें उतनी बड़ी साबित नहीं हो रही हैं। तो ये पूरा का पूरा सिस्टम कहां जा रहा है? दिनों दिन ये परफॉर्म करने की तरफ जा रहा है कि नॉन परफॉर्मर हो रहा है? ये क्यों हो रहा है? इसका एक बड़ा कारण है। मॉडर्न एजुकेशन की बड़ी देन है। मॉडर्न एजुकेशन का बहुत पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन ये देखें तो मॉडर्न एजुकेशन का पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन है कि उसने तर्क का सम्मान किया। यदि आस्थाओं में देखें तो वहां हमको तर्क अलाउड नहीं था। नहीं, भगवानों के बारे ऐसा नहीं सोचते हैं, देवी देवताओं के बारे ऐसा नहीं सोचते हैं, ऐसा नहीं बोलते हैं। हमको नहीं समझ में आती बहुत सारी बातें, फिर भी वहां हम कुतर्क नहीं करते हैं, चुप रह जाते हैं। तो धर्म ने तर्क को एंटरटेन नहीं किया। धर्म की प्रतिक्रिया में विज्ञान पैदा हुआ। ये कितने लोगों को पता है?
तो बेसिकली वो धर्म के विरोध में शुरू हुआ और फाइनली सच्चाई को पाने का एक तरीका मिल गया, तो लगातार शोध करना, एक्सपेरिमेंट करना, ऑब्जर्वेशन करना, उसको प्रूव करना, तो एक तर्क की दुनिया खड़ी हो गई। इस तर्क की दुनिया की बहुत बड़ी देन, यदि इंटरनेट और ये तमाम चीजों को, कम्युनिकेशन वाले पार्ट को छोड़ दें, तो मैक्सिमम इन्वेंशन लेमैन इन्वेंशन है। जैसे भाप का इंजन किसने बनाया? किसी इंजीनियर ने बनाया, किसी साइंटिस्ट ने बनाया, एक कॉमन मैन की कॉमन सेंस से निकला। तो अधिकांश चीजें ऐसी हैं जो कॉमन मैन की कॉमन सेंस से निकली, लेकिन प्योरली जितना भी कम्युनिकेशन सिस्टम है, इंटरनेट और ये तमाम जो दुनिया है, ये तर्क की, ये आधुनिक शिक्षा की देन है। ये एक पॉजिटिव पार्ट हम कह सकते हैं। इसका एक जो बड़ा इंपैक्ट आया कि तर्क खड़ा होने से आस्थाओं पे प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया। तो इससे ये समझ में आया कि तर्क आने से जो इधर एक जर्नी हुई वो एक बात है, घर में रोज पूजा हो रही, बच्चे देख रहे हैं ये तो आपस में रोज झगड़ा करते हैं, तो बच्चों की इस पूजा के प्रति कोई आस्था नहीं, इस पूजा को करके तुम्हारा ये हाल है तो मेरे को ये पूजा नहीं करनी। तर्क आने से जो चीजें लॉजिकली प्रूव नहीं हो पा रही हैं उनके प्रति हमारी आस्थाएं कमजोर पड़ने लगी और धीरे धीरे आस्था की मनोभूमि तार्किक मनोभूमि में बदल गई। तो तार्किक मनोभूमि पे आस्था के प्रयोग अब सफल नहीं होंगे। माँ बाप और बच्चों के बीच में गैप क्या है? माँ बाप का सॉफ्टवेयर आस्था वाला है, ऐसा नहीं करना चाहिए, समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, हमारे धर्म में ऐसा लिखा है, वो कहता है हु केयर्स। और देखो, भय प्रलोभन आस्था में से सबसे पावरफुल कौन है? आस्था। आस्था का क्या हाल है? देश के प्रति आस्था, अपनी धर्म के प्रति आस्था, अपनी जाति के प्रति आस्था, संविधान के प्रति आस्था, माँ बाप के प्रति आस्था, अपने गांव के प्रति आस्था, ये सब आस्था का ही फैलाव है। एक कंडीशनिंग है जो मुझको मिली है ना, और वो कंडीशनिंग मेरे ऊपर बहुत सारा काम करती है। लेकिन जैसे जैसे तर्क विकसित होता गया, ये सारी कंडीशनिंग टूटने लगी। तो जब आस्था ही ब्लास्ट हो गई तो भय और प्रलोभन भी ब्लास्ट होने लगा। तो जिसकी जैसी आस्था है, जिस धर्म की, जिस जाति की, जिस तरह की कंडीशनिंग की, उस आस्था से उसका सॉफ्टवेयर नियंत्रित हो रहा होता है और उस आस्था से उसके क्रियाकलाप नियंत्रित हो रहे होते हैं। आस्था टूटी, ये सब भी झटका मार गया, तो क्या दिखाई देता है? ये सिस्टम कहां जाता हुआ दिखाई देता है? सर, जो वैल्यूज बदल रही हैं और जो हरास हुआ है वैल्यूज में, डिटोरेशन हो रहा है कंटिन्यूअसली, जिन्हें हम वैल्यूज कहते थे, हाँ। वो हालांकि वैल्यू वर्ड ही अपने आप में कंट्रोवर्शियल है, हाँ। लेकिन जो एस्टेब्लिश्ड वैल्यूज थी, जो शेयर्ड वैल्यूज थी सोसाइटी में, वो धीरे धीरे उनका पतन हो रहा है। तर्क के कारण हो रहा है, आपने आंसर दिया। तो इसका मतलब आस्था का जो टेम्पल है वो ध्वस्त हो रहा है। तो क्या ये पॉसिबिलिटी है कि हम आस्था में पुनः स्थापित करें, पुनर्जीवित करें, तो वैल्यूज वापस आ जाएं? इससे ये तो समझ में आ रहा है ये पूरा सिस्टम किधर जा रहा है। हम चर्चा करें ना करें, लेकिन पूरा सिस्टम जा ही रहा है। कहां जा रहा है? ये ध्वस्त होने की तरफ जा ही रहा है। एक मानव को देखेंगे तो जैसा भी सही वो अपने लिए रात दिन सोचता है। एक परिवार को देखें तो परिवार के लोग परिवार की बेहतरी के लिए रात दिन काम करते हैं। एक व्यापार को देखें तो कुछ लोग 24/7 उस व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए सोचते हैं। किसी भी शिक्षा की बात करें तो उसके मंत्री हैं, उसके सेक्रेटरी हैं, उसकी पूरी सिस्टम है, या जो प्राइवेट सिस्टम चला रहे हैं उनके लिए भी रात दिन लगे रहते हैं, क्योंकि वो उनके लिए व्यापार ही है। न्याय की बात करें तो उसमें भी एक मंत्रालय है, सिस्टम है। शासन की बात करें तो उसका भी एक सिस्टम है। ये सारे सिस्टम क्या कर रहे हैं? समाज, ये आखिर समाज क्या चीज है? समाज का इन सारे सिस्टम्स का क्या रिलेशन है? सच्चाई क्या है? सच्चाई यह है कि यदि परिवार मजबूत होगा तो समाज मजबूत होगा। यदि व्यापार समाज को मजबूत करे, शिक्षा समाज को मजबूत करे, न्याय समाज को मजबूत करे, शासन समाज के लिए है कि समाज शासन के लिए है? शासन समाज के लिए है ना। लेकिन वर्तमान सारी स्थितियां कैसी हैं, है ना? क्योंकि समाज क्या है ये भी समझना पड़ेगा ना। समाज मेरे घर का आंगन है। समाज वो चीज है जहां एक पीढ़ी अपनी सारी कीमती चीज को डिपॉजिट कर देती है और आने वाले बच्चे वहां से विड्रॉ कर लेते हैं। समाज क्या चीज है?
समाज वो चीज है जहां एक पीढ़ी अपनी सारी पूंजी डिपॉजिट करके चला जाता है और आने वाली पीढ़ी वहां से उसको विड्रॉ कर लेता है, और जहां वो एंड पॉइंट पे छोड़ता है वहां से अगली पीढ़ी शुरू करती है। कैसे? साइंस का जो भी इनोवेशन हुआ और उसके चलते जो भी टेक्नोलॉजी हमारे पास आई वो समाज में उपलब्ध होती है, अगली पीढ़ी डायरेक्टली उसको सीखती है और वहां से आगे की यात्रा शुरू करती है। एक पीढ़ी में जैसा समाज होता है, पैदा होने वाले बच्चे को वैसा समाज उपलब्ध होता है। जैसी वैल्यू सिस्टम और जैसा एजुकेशन और जैसा समाज और जैसा टेक्नोलॉजी, जैसी खेती और जैसा पशुपालन, जो कुछ भी सब कुछ जैसा उपलब्ध होता है, बच्चा उसमें इंडक्ट होता है और वहां से वो उसको लेके आगे चल देता है। ये समाज खाली हो जाएगा तो क्या मिलेगा? हम सब ने क्या किया? मैं व्यापार करूं कि मैं शिक्षा करूं कि मैं न्याय करूं कि मैं शासन करूं कि मैं परिवार के रूप में जीता हूं, कुल मिला के हम सब तरफ देखते हैं तो एक ही मामला है। तो इससे पता चलता है कि हर एक को पैसे की जरूरत है, और पैसे की जरूरत कहां से पूरी होगी? किसी भी स्तर तक गिर के हमको पैसा मिले, ये समाज का वैल्यू कहां जाएगा? देखो, प्रैक्टिकली सोचने की बात है। एक 18 साल से किसी भी कॉलेज से निकलते हुए बच्चे को पूछें कि समाज से तुम्हारा क्या रिलेशन है, क्या आंसर मिलने की संभावना है? तो उसने परिवार देखा है और बाजार देखा है। हम सारे परिवार के लोग सही अर्थों में समाज का हिस्सा हैं कि बाजार का हिस्सा है? हम लोग क्या चीज के लिए लगे हैं? क्या चीज के लगे हैं? पैसा किधर से आएगा और क्या देना चाहते हैं बाहर? देना वेना कुछ नहीं है, आएगा किधर से? हम सब परिवार अधिकतम पैसा पाना चाहते हैं, किसी भी तरीके से पाना चाहते हैं, कम और ज्यादा। व्यापारी भी पैसा पाना चाहता है, एजुकेशन वाला भी पैसा पाना चाहता है। अब तो न्याय भी, और तमाम सिस्टम्स को देखोगे, पूरे पॉलिटिकल सिस्टम की तो बात ही मत करो। समाज रूपी तालाब को खोद खोद के हम सब उस तालाब को खोद के अपने अपने घर भरना चाहते हैं। फाइनली वो तालाब कैसा होगा? हम कहाँ पहुंच गए? हमने अपने बचपन में क्या देखा था पता ही नहीं। बच्चा सुबह से शाम तक था कहाँ, किसके घर खा के आ गया, किसके घर रह के आ गया, और नाना मामा के यहाँ गए, सामान रखते समय बोला, रोने लगा, ले यहीं रह जा। आज कोई आपके बच्चे को रखने के लिए तैयार है? आप अपने बच्चे को छोड़ने के लिए तैयार हो? जब घर छोटे थे लोगों के दिल बड़े थे, आज जब घर बड़े हैं, कमरे ज्यादा हैं, अब ना कोई किसी के बच्चों को रखने को तैयार है, ना कोई किसी के यहाँ रहने को तैयार है। ठीक है, इस सारी सिचुएशन को देखते हैं। समाज अब ऐसा नहीं बचा कि हम भरोसा कर सकें। तो इसका समझ में आया, सबका वारिस है। एक व्यक्ति अपनी जिंदगी का वारिस है, परिवार का भी कोई वारिस है, व्यापार का भी कोई वारिस है, शिक्षा का भी है, न्याय का भी है। जिसके लिए सब कुछ था वो बेचारा लावारिस है। समाज का वारिस कौन? समाज का वारिस कोई नहीं। इस समाज का शोषण करके हम सब अपना घर भरना चाहते हैं। फाइनली वो बच्चा आके देखेगा तो फिर क्या देखेगा? आपके किसी से कोई रिलेशन नहीं है। जब एक बच्चा आपके घर में जन्म लेगा, आपके किसी से कोई संबंध नहीं है, आपका संबंध एक ही है, और घर में भी संबंध नहीं बचा है। जब आपके लिए पैसा ही प्रायोरिटी है तो घर में भी संबंध नहीं बचेंगे, तो ये क्या होगा? ये वन मैन फैमिली है। परिवार विहीन समाज की ओर जा रहे हैं। दो ही चीजें बचेंगी अभी। क्या है? व्यक्ति है, परिवार है, समाज है, स्टेट है। अब क्या होगा? व्यक्ति और स्टेट होगा, परिवार और समाज बीच में से गायब हो जाएगा। अब बताइए, ये सारा स्किल और ये सारा पैसा किस काम आएगा? आपको बात करने के लिए एक आदमी आपके पास नहीं। आप दिल की बात कर सको, देखो अपना अपना जांच के देख लो। आप दिल खोल के आपकी जो भी आपके दिल में है वो आप सब कुछ बात कर सको, ऐसे कितने लोग आपके पास? कुछ भी ना छुपाओ। ये संख्या घटती हुई दिखाई देती है कि बढ़ती हुई दिखाई देती है? तो अब बताइए, शिक्षा का और समाज का क्या रिलेशन है? स्टेट का और समाज का क्या रिलेशन है? व्यापार का और समाज का क्या रिलेशन है? धर्म का और समाज का क्या? धर्म समाज के लिए है कि समाज धर्म के लिए है? ये क्वेश्चन सब जगह खड़ा है। व्यापार समाज के लिए है कि समाज व्यापार के लिए है? संविधान समाज के लिए है कि समाज संविधान के लिए है? सब समाज के लिए है। आपने जैसे बताया, बिना जाने मानना में 3 चीजें हैं, भय, प्रलोभन, आस्था जी। और उसमें आस्था बिना जाने मानना में सबसे आप उसे पावरफुल है, उच्च मानेंगे। तो जानकर मानना जो है फिर वो क्या होगा? वो होगा विश्वास। विश्वास। इसलिए हमारी यात्रा
आस्थाओं को तोड़ने की यात्रा नहीं है। आस्था में से जो अनावश्यक है वो तो अपने आप गिर ही जाएगा। आस्था से विश्वास की यात्रा है। आस्था में जो वैल्यूएबल चीजें हैं, जिनको हम बिना जाने मान रहे थे, यदि आत्मा नाम की चीज कोई काम की है तो उसको जाने, यदि भाग्य नाम के प्रारब्ध नाम की कोई चीज है तो उसको जाने, यदि कोई भगवान ईश्वर देवी देवता ईश्वर होता है तो उसको जाने, और नहीं है तो विदा करें। हाँ जी, बोलिए बोलिए। तो हमें विश्वास की तरफ बढ़ना हमें है। विश्वास की तरफ बढ़ना है, जानकर मानना। कोई तो यात्रा ही है, इसमें कुछ गलत हो गया ऐसा नहीं है। तो आदमी यही करेगा, पहले वो मानेगा, उसका हाईएस्ट लेवल हो सकता है, उसको जिएगा, उसमें गैप देखेगा, उसमें गैप दिखाई देगा, मानवता इवॉल्व होती ही है, फिर फाइनली वो जानने की ओर जाएगा ही। इसको यदि बहुत टेक्निकली कहे ना, हम कभी मन के लेवल पे, ये जो लॉजिक आया, जो तर्क आया, बेसिकली वृत्ति का विकास है। हम मन के लेवल पे, आस्था के लेवल पे जीते हैं, आस्था को फॉलो करते हैं। लॉजिक डेवलप होता है तो वृत्ति का पोटेंशियल एग्जीक्यूट हो गया, चित्त इसके साथ में होता ही है। अब यहां तक की लिमिटेशन इतनी है, अब इसके ऊपर जाना है, बुद्धि और इसके ऊपर जाना है, इसके ऊपर जानने की यात्रा है। ये पार्ट हमारा सैचुरेट हो गया, इसलिए अब मानवता के लिए अब आगे जानने की यात्रा ही है। तो जो कुछ हो रहा है नेचुरली हो रहा है, उसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन जो हो रहा है उसको समझ पाए कम से कम। तो निष्कर्ष क्या निकला? ये ऊपर नीचे का खेल ये है, ये मन वृत्ति चित्त बुद्धि है, ये बुद्धि ऊपर का चीज है। तो जब ये ऊपर का चीज हैंडल हो जाएगा, ये नीचे की सारी चीजें अपने आप हैंडल होने लगेंगी। जो मानव इन लेवल से ऑपरेट, मन पे चलने वाला व्यक्ति को बहुत अच्छे से कंट्रोल किया जा सकता है। जिसका लॉजिक डेवलप हो गया है उसको कंट्रोल करना मुश्किल होता जाता है। जिसको लॉजिक के साथ में प्रबल इच्छा विकसित हो जाती है, वो दूसरों को कंट्रोल करने लगता है। और अभी आप देखोगे, जितना भी पावर पोजीशन में किसी भी जगह में कोई भी व्यक्ति है, वो प्रबल इच्छा शक्ति वाला व्यक्ति है। चाहे वो पॉलिटिकल एरियाज में है, तो इसका मतलब कोई ताकत है उसके पास, तो वो वहां तक पहुंच रहा है। तो बेसिकली जब हम इस पूरी प्रक्रिया को, इसको ठीक करने वाली प्रक्रिया को समझेंगे, तो आदमी के भीतर मन वृत्ति चित्त बुद्धि सिस्टम कैसे काम करता है, उसको समझने से जो अपेक्षा आप व्यक्त कर रहे हैं वो अपेक्षा सही है, वो पूरा कैसे होगी वो मैं बता रहा हूँ। हाँ जी, अब शिक्षा के लिए बहुत काम की बात, जो आप कह रहे थे कि शिक्षा में क्या करना है और कैसे जाएगा, जो बहुत बड़ा काम हुआ। तो तर्क शक्ति का विकास होने से मानवता में एक क्वांटम लीप आया कि सभी समझ सकते हैं। ये कॉन्फिडेंस हमको तर्क ने दिया। आज 5 साल के बच्चे को बोलो कि तुम नहीं समझ सकते हो, तो वो कैसा देखेगा आपकी तरफ? वो ये स्वीकारने के लिए तैयार नहीं है कि मैं नहीं समझ सकता हूं। तो ये तर्क ने वो ताकत हमको दी है कि मेरे को लगता है कि मैं सब कुछ समझ सकता हूं। ये कॉन्फिडेंस अपने आप में आना एक बड़ी बात थी कि जनमानस में ये कॉन्फिडेंस आ जाए कि मैं समझ सकता हूं, सब कुछ समझ सकता हूं। ये कॉन्फिडेंस हमको तर्क ने दिया। कम्युनिकेशन सिस्टम ने हमको वो कॉन्फिडेंस दिया कि समझ पूर्वक जीने के लिए पारदर्शी व्यवस्थाएं बनाई जा सकती हैं, ट्रांसपेरेंट सिस्टम क्रिएट किए जा सकते हैं, जहां आप भ्रमित हो तो भी आपको गलती करने की गुंजाइश ही नहीं। बहुत सारी चीजें हम मैकेनाइज तरीके से भी आदमी को कंट्रोल कर सकते हैं। जब मासेस के साथ काम करना है तो उनके जागृत होने के बाद काम करेंगे तो कई सौ साल का या कुछ साल का मामला हो जाएगा। तो बहुत सारी चीजों के लिए जब हम मासेस के साथ कोई व्यवस्था बनानी है तो हम मैकेनाइज ट्रांसपेरेंट सिस्टम की बात करेंगे। ये आप टोल टैक्स से निकलोगे, वहां आदमी है ही नहीं, आपकी गाड़ी का नंबर कैमरा देखेगा, आपका पैसा काट लेगा, आपके पास वहां गलती करने की भी, आप गलती करना चाहते हो तो भी गलती करने की गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि सिस्टम मैकेनाइज्ड हो गया। पूरे सिस्टम को मैकेनाइज करने की ताकत हमारे पास है, बहुत सारी गलतियों से मुक्त होने की ताकत हमारे पास है। तो आज वर्ल्ड वाइड ट्रांसपेरेंट सिस्टम क्रिएट किए जा सकते हैं, है ना। तो ये कॉन्फिडेंस हमको कम्युनिकेशन और इंटरनेट और तमाम सिस्टम ने दिया। तो सभी समझ सकते हैं, पारदर्शी व्यवस्थाएं बनाई जा सकती हैं, कम से कम भौतिक लेवल के सारे काम तो इनसे कंट्रोल किए जा सकते हैं। हाँ, आपके मन में गलत विचार ना आए और पति पत्नी के बीच में झगड़ा ना हो, भाई भाई के बीच में बंटवारा ना हो, इसके लिए कोई सॉफ्टवेयर नहीं हो सकता है। इसके लिए हमको उधर ही उस शरण में जाना होगा। आशा की किरण क्या है? आशा की किरण ये है कि पिछले 150 साल में यदि तर्क पूर्वक जड़ संसार को समझा जा सकता है,
तो हमने साइंस एंड टेक्नोलॉजी के थ्रू, इंजीनियरिंग के थ्रू सुविधाओं का अंबार खड़ा कर लिया। ये शिक्षा के लिए क्वांटम लीप होगा कि तर्कपूर्वक चैतन्य संसार को भी समझा जा सकता है और संबंध का उजड़ा हुआ संसार भी बसाया जा सकता है और ग्लोबल वार्मिंग, फैमिली वार्मिंग से मुक्त हुआ जा सकता है। हम एक स्वस्थ मानसिकता, माँ के गर्भ में बच्चा 9 महीने रहता है, हमारे शिक्षा के गर्भ में बच्चा 15 साल रहता है। 15 साल में एक स्वस्थ मानसिकता उसको कैसे दिया जाए, उसको नेचर के साथ भी जीना आ जाए, उसको मानव के साथ भी जीना आ जाए। मानव जैसी इतनी विकसित इकाई और स्वयं मानव इतनी विकसित इकाई, और वे कॉन्फिडेंस को खो गया कि मानव के साथ जिया जा सकता है। वो ये कॉन्फिडेंस भी खो गया कि अपने साथ जिया जा सकता है, कि वो गैजेट्स के साथ में जिया जा सकता है, मोबाइल और तमाम सुविधाएं और मशीन के साथ जिया जा सकता है, मानव के साथ नहीं जिया जा सकता है। हम यहाँ पहुंचे। इसका मतलब है यदि तर्कपूर्वक चैतन्य संसार को समझा जा सकता है, मानव को समझा जा सकता है, मानव को समझा जा सकता है, तो मानव के साथ जिया जा सकता है, जिंदगी को क्लासरूम में लाया जा सकता है, अपने शिक्षक होने को सार्थक किया जा सकता है। शिक्षक एकमात्र इंसान है जो आदमी बनाता है। जिसको आदमी बनना है, आदमी बनाना है, वो शिक्षा विभाग में आओ। अभी तो हमारी शिक्षक चयन की प्रक्रिया गड़बड़ है ना। शिक्षा विभाग कैसे ऐसे लोगों का चयन करे जिसमें आदमी बनने और आदमी बनाने का जज्बा हो। 99% लाने वाला शिक्षा के काम का नहीं, चाहे उसका 55% हो, जज्बा हो। जज्बा होगा, मेरे को केमिस्ट्री की नॉलेज बहुत है पर मेरी टीचिंग का जज्बा ही नहीं है और मेरे को टीचिंग का मजा ही नहीं आता है, तो 99% रख के मैं क्या पढ़ाऊंगा। क्लास में वो चाहिए जो बच्चों की आंख में आंख डाल के जिंदगी पैदा कर दे। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये काम बाकी है। यदि ये काम हो गया तो जानकर मानने का काम हो गया। ये काम हो पाया तो मानव स्वनियंत्रित हो पाया। स्वनियंत्रित मानव स्वानुशासन पूर्वक जीता है। जो स्वानुशासित है उस पर कोई शासन कर सके ये संभव नहीं है, और जो स्वानुशासित नहीं है उन पे शासन किया जाना एक आवश्यकता है। चॉइस आपकी है, या तो आप स्वानुशासित हो जाएं, और शासन का मतलब है शासन से आप न्याय की अपेक्षा ना करें। शासन के परव्यू में न्याय आता ही नहीं। शासन के परव्यू में आदेश देना आता है, और आदेश के अनुसार आपको चलना है या आपने साइन किया हुआ है। शासन का मतलब ही होता है, शासन का मतलब ही है जो आदेश आएगा उसका आपको पालन करना है। फिर आप वहां बहुत सारी बातें नहीं कर सकते। तो इसका मतलब है जो स्वनियंत्रित होता है वो स्वानुशासित होता है, जो स्वानुशासित होता है वो स्वतंत्र होता है। वो स्वतंत्र होता है, यही स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता का मतलब है स्वयं को वातावरण के दबाव से मुक्त कर लेना ही स्वतंत्रता है। जो स्वतंत्र होता है वो स्वराज्य क्रिएट करता है। स्वतंत्र व्यक्ति स्वराज्य क्रिएट करता है। मेहनत कर इस दुनिया से जब अपना हिस्सा मांगेंगे, एक गांव नहीं, एक देश नहीं, हम पूरी दुनिया मांगेंगे। तो पूरी दुनिया खरीदने का काम है। क्या निकल के आया, यहां से अब शिक्षा शुरू होती है। एक पार्ट हमने पूरा कर लिया, ये हमने सफल कर लिया। तर्क पूर्वक जड़ संसार को समझा जा सकता है, इंजीनियर डॉक्टर क्रिएट किए जा सकते हैं, और वो मास मल्टीप्लाई कर दिया हमने। अभी भी जो प्रॉब्लम है इंजीनियर की, डॉक्टर की, या तमाम बिजनेसमैन की, तमाम लोगों की, कि हम उसको टेक्नोलॉजी दे पाए, मानसिकता नहीं दे पाए। मानसिकता न होने के कारण उसने तमाम तरह का शोषण और गलतियां करना शुरू किया। इसका मतलब है कि यदि तर्कपूर्वक मानव का अध्ययन भी क्लासरूम में ले आएंगे तो संबंध को पहचानेगा। तो सूत्र है, संबंध है तो शोषण नहीं, शोषण है तो संबंध नहीं। जिसके साथ मैं संबंध फील करता हूं उसका मैं शोषण नहीं कर सकता, और जिसका मैं शोषण करता हूं वो इसलिए करता हूं कि उसके साथ मैंने संबंध नहीं पहचाना है। जिसको अपना मानता हूं उसके साथ गलती नहीं करता। कि हम शिक्षा पूर्वक मानव में ज्ञान प्रतिष्ठा नहीं कर पाए। हम शिक्षा पूर्वक मानव में ज्ञान प्रतिष्ठा नहीं कर पाए, इसलिए पत्थर में प्राण प्रतिष्ठा करना पड़ा।
क्योंकि आदमी की आस्था को कहीं तो टिकाए रखना था। देखो, सिख धर्म में किताब को गुरु बनाया। क्यों बनाया? क्योंकि वो सेफ है। क्योंकि कल को आने वाले गुरु क्या क्या गड़बड़ करेंगे और धर्म को कहाँ ले जाएंगे, तो उससे अच्छा है कि किताब को गुरु बनाओ। किताब में जो लिखा है इसको तुम फॉलो करो। तो कहीं किताब को गुरु बनाया, कहीं किसी पत्थर को पूजा, कहीं किसी पीर को पूजा। कुल मिला के हमने आदमी की आस्थाओं का फायदा क्या है? जब माँ बाप जाके किसी मंदिर में मत्था टेकते हैं और बच्चा मत्था टेकते हुए देखता है, तो बच्चा ये महसूस करता है कि कोई और भी सत्ता है जो हमसे बड़ी है। तुमसे बड़ी भी कोई सत्ता है, उसका तुमको ख्याल रहे, और कभी तुमको उस सत्ता को भी समझना है ना। तुमसे भी तुम्हारा अहंकार, मुझसे बड़ा कोई नहीं है ना, तो मुझसे भी बड़ी कोई सत्ता है, उसको समझना है ना। कम से कम उसका ध्यान चला जाता है। तो मानव में आस्थाओं को बनाए रखना, आस्था से बहुत सारे आचरणों को बनाए रखा। उसका जो भी पॉजिटिव पार्ट था, उसमें जो आस्था के नाम पे हमने दास्ता को परोसा, ये अलग बात है। आस्था के नाम पे हमने गुलाम पैदा किए, ये अलग बात है, ये उसका नेगेटिव साइड है। लेकिन अब ये क्लैरिटी बनती है कि हम मानव में शिक्षा पूर्वक ज्ञान प्रतिष्ठा नहीं कर पाए, इसलिए पत्थर में प्राण प्रतिष्ठा करना पड़ा। यदि शिक्षा पूर्वक मानव में ज्ञान प्रतिष्ठा कर पाएंगे तो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे विद्यालय हो जाएंगे। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे का काम क्या है? मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे का काम ही आदमी बनाना है। यदि शिक्षा पूर्वक मानव में ज्ञान प्रतिष्ठा कर पाएंगे तो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे विद्यालय हो जाएंगे, और यदि शिक्षा पूर्वक मानव में ज्ञान प्रतिष्ठा नहीं कर पाए तो विद्यालय भी सांप्रदायिक हो जाएंगे। दुनिया का कोई भी धर्म उठा लो, तो आस्थाओं की जितनी सीमा थी वो हमको पहचानने की जरूरत है कि इससे हम बहुत उद्दंड नहीं हो, नेगेटिव नहीं हो, ये हो पाया। लेकिन आस्था से मेरे भाव और विचार 100% नियंत्रित हो जाएंगे। पूरा एग्जिस्टेंस मेरे सामने, कायनात खुल जाएगी, मैं तमाम सॉल्यूशन के साथ में हो जाऊंगा। मानव का अध्ययन नहीं हुआ, मानव हमको समझ में नहीं आया। ये प्रमाण इस बात का है कि किसी भी परिवार में एक रिश्ता गिला शिकवा शिकायत से मुक्त नहीं। जब मैं कोई चीज अपने परिवार में देख पाता हूं, अपनी जिंदगी में देख पाता हूं, वो मोटिवेशन बहुत स्थायी होता है। मेरी जिंदगी में कोई चीज मेरे को दिखती है, मैं उसको कैसे भुला सकता हूं?